और हमने पढ़ लिया था वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 5 टाइप्स के थे, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन और लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। बताता हूँ। देखिए हमने वैन डर वाल फोर्स पे हम चर्चा कर रहे थे। और मैंने पहले बताया था बेटा कि जो वैन डर वाल फोर्स है बहुत ही वीक टाइप का फोर्स है, बराबर। उसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा था? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब वैन डर वाल हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक होता है, नॉर्मल आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड से भी वीक होता है, लेकिन उसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें भी क्वेश्चन करना है हमको। सही चल रहा है ना? सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन, उसके बाद डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। समझ में तो आया था ना जब पिछली बार सब समझाए थे सब बातें? डाइपोल डाइपोल कैसा था, मैं सर ऑनलाइन था कुछ नहीं समझा। हाँ ये होता तुम लोग का, नशे में रहते हो। आयन डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। And the last one, सबसे weakest वैन डर वाल फोर्स है, that is लंडन फोर्स, जो नॉन पोलर के बीच में एग्जिस्ट करता था। थोड़ा सा एक बार आपको मैं रिवीजन दे दूं। आयन डाइपोल किसके किसके बीच में था? आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां देख बेटा, जहां डाइपोल लिख दे, इसका मतलब ओरिजिनली मॉलिक्यूल मेरा पोलर है। पोलर बोले तो जहां पे चार्ज का सेपरेशन हो, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई। HCl है, आप पता क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जिस पे डेल्टा नेगेटिव आता है, तो जितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ गया होगा उतना ही हाइड्रोजन से दूर गया होगा, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पोल बन गया क्या? पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, इसी को बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। दो पोल बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। ये क्या है, कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने आप डाइपोल बना देते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल जब बोला जाए, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है मेरा ओरिजिनली मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर, यानी वो अपने आप चार्ज को डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों एटम क्या है? सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो जितना इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करने की ताकत इस हाइड्रोजन की है, उतना ही इस हाइड्रोजन की। इसमें ना तो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर लेफ्ट खिसकेगा ना राइट खिसकेगा, बीचों बीच रहेगा। तो चार्ज का डेवलपमेंट अपने आप नहीं होगा। लेकिन हाँ सोचो, अगर इसके सामने मैं कोई कैटायन लेके आ जाऊं, प्लस चार्ज, तो इस प्लस चार्ज को देख के इन इलेक्ट्रॉनों के मन में लालच उत्पन्न होगी, चल भाई प्लस आया इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, भाई नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तुम लोग भी तो ऐसा ही हो, ठीक है। तो क्या होगा? तो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो जब ये इधर अट्रैक्ट होगा बेटा, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। क्या ये अपने यहाँ बना या इसके कारण इसके अंदर डाइपोल पैदा हुआ? तो इसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं, ठीक है, पैदा किया हुआ डाइपोल। एनायन भी आ जाए तब भी समझ लो ये। अब क्या होगा बेटा? अब इधर इस पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा। इस नेगेटिव को देख के इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, जिससे इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर प्लस, अभी भी तो इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया। बात समझा क्या? तो डाइपोल कहीं लिखा है, इसका मतलब ओरिजिनली वो मॉलिक्यूल पोलर है। इंड्यूस्ड डाइपोल लिखा है यानी मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ करके डाइपोल को जनरेट किया है, समझा? चलिए, तो आयन डाइपोल में क्या है बेटा? आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको आयन डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल डाइपोल, पोलर पोलर मॉलिक्यूल। भाई डाइपोल का मतलब मेरा मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन और नॉन पोलर, इंड्यूस का नॉन पोलर,
आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल इंड्यूस, पोलर एंड नॉन पोलर, लंडन फोर्स नॉन पोलर नॉन पोलर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इससे क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है? चल, क्वेश्चन तो याद करके नहीं आया हूं, उसको तो देखना ही पड़ेगा। नोट्स आपको मिल गया? ठीक है, चल अपने को ऑर्डर ऑफ वान डेर वाल फोर्स बताना है। क्वेश्चन क्या है अपने लिए? ऑर्डर ऑफ वान डेर वाल फोर्स। ये क्वेश्चन केवल और केवल आपको डिस्कस कर रहा हूं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। हां, बोर्ड या पे बोर्ड लेवल पे नहीं पूछता कि बताइए वान डेर वाल फोर्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है? ऑर्डर ऑफ वान डेर वाल फोर्स। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं Br माइनस और HCl, दूसरा दिया HCl HCl, मतलब इन दो मॉलिक्यूल के बीच में कैसा वान डेर वाल फोर्स है ये पूछ रहा है आपसे। हाँ, और उनका ऑर्डर बताइए, सबसे स्ट्रांग कौन सा है, उससे वीक कौन सा है, उससे वीक कहां पे होगा। चलिए, इसमें आप मॉलिक्यूल पहले पहचानिएगा, O2NO। अच्छा बेटा बताओ, क्या Br माइनस एक आयन है? इसका मतलब ये आयन हो गया। क्या HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है? बोलो ना यार, ठीक है, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर क्या बन जाएगा? डाइपोल अपने आप। इसके अंदर अपने आप क्या बन जाएगा? डाइपोल। तो क्या इनमें और इनमें जो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या आयन डाइपोल होगा? Br माइनस और HCl के बीच में क्या होगा? आयन डाइपोल ना भाई। Br माइनस बेटा एक आयन, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल ने अपने आप डाइपोल बना देगा ये। इसका मतलब यहाँ पे Br माइनस और HCl के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? आयन डाइपोल। अच्छा, HCl पोलर है या नॉन पोलर? पोलर, यानी ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी HCl पोलर। तो पोलर पोलर है यानी दोनों डाइपोल डाइपोल। इसका मतलब यहाँ कौन सा अट्रैक्शन होगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अच्छा, O2 का मतलब सेम एटम के बीच में बॉन्डिंग, तो नॉन पोलर, ठीक है, यानी ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर। और नॉन पोलर में कौन सा वान डेर वाल? लंडन फोर्स। तो अच्छा, अब आपको ऑर्डर ऑफ वान डेर वाल फोर्स बताना है। सबसे स्ट्रांग कौन सा होता है? आयन डाइपोल। यही कोई आयन डाइपोल तो नहीं है? यस, पहला वाला ये सबसे ए में वान डेर वाल। आयन डाइपोल के बाद डाइपोल डाइपोल, यस डाइपोल डाइपोल। फिर डाइपोल डाइपोल आयन इंड्यूस डाइपोल, कहीं नहीं है। डाइपोल इंड्यूस, कहीं नहीं है। लंडन फोर्स, यस। इसके बाद दिस इज दैट। समझा क्या? ऑर्डर ऑफ वान डेर वाल फोर्स। अगला क्वेश्चन ले, डाउट तो नहीं हो रहा किसी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। अपने को दिया बेटे HBr पहला केस, दूसरा बेटा दिया Cl माइनस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, और तीसरा हाइड्रोजन और HBr। मॉलिक्यूल को पहचानना सीखिए। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो पक्की बात यहाँ अट्रैक्शन हुआ डाइपोल डाइपोल। DD लिखो चलेगा, थोड़ा शॉर्टकट, ठीक है। Cl माइनस आई होप एक आयन है। हाँ, अब कई बच्चे अगर कंफ्यूज होते हैं कि सर CCl4, सर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये पोलर होगा, जबकि अभी के लिए याद कर लो ये नॉन पोलर है। थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा होगा, बट आने दीजिए, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में प्रूव करके बताऊंगा ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर। क्योंकि बेटा जरूरी नहीं होता, जिसे तुम सोचो ना, तुम देखो जब कुछ ऐसा दे तो 100% नॉन पोलर, H2O2 N2, भाई जब सेम एटम के बीच बॉन्डिंग हुई है तो नॉन पोलर। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, मैं तुमसे पूछ लूं BF3, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रहा हूं, BF3 तो शायद तुम उसको पोलर बोल दो। क्यों? क्योंकि सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बोरान से काफी ज्यादा है। सर यहाँ डेल्टा माइनस डेवलप होगा, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, सर ये पोलर है। जबकि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। मतलब अभी बहुत कुछ केमिस्ट्री में छुपा हुआ है। जरूरी नहीं है कि जहां पे तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम में आपको पूछ ले कि क्या ये पोलर है या नॉन पोलर, तुम बोल देख लो दो डिफरेंट है यानी बोल दो पोलर, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ेंगे? डाइपोल मोमेंट, एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डाइपोल मोमेंट, जो बताता है कि क्या आपका कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है। बट अभी उतना परेशान मत हो, अभी मैं बोल रहा हूँ ये नॉन पोलर है, तुम आज के लिए मान लो। बात समझा ना? गलत नहीं बताऊंगा, भरोसा। चलिए आइए, तो यहाँ पे ये बेटा नॉन, अच्छा H2 कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। बेटा पोलर कैसे? H और H जब दोनों सेम ही है तो 100% नॉन पोलर ना, नॉन पोलर। और HBr तो पोलर है। अच्छा
आयन नॉन पोलर में कौन सा अट्रैक्शन पैदा होगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना, क्योंकि नॉन पोलर डाइपोल पैदा कराएंगे। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, यहां होगा आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा बेटा, यहाँ पे पोलर और सॉरी नॉन पोलर और पोलर में, यस, नॉन पोलर में तो इंड्यूस्ड डाइपोल, पोलर में डाइपोल, यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, बराबर। देखो यही सब बातें होती है, आपने केवल क्या किया, थ्योरी पढ़ा कि आयन डाइपोल क्या होता है, डाइपोल डाइपोल क्या होता है, तो आपको सब बिल्कुल याद है, पोलर पोलर में अट्रैक्शन। बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब आईआईटी और नीट होता है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां आप इनका एप्लीकेशन आपको करना आना चाहिए कि हाँ हमने जो पढ़ा है क्या मैं उसको क्वेश्चन का अप्लाई कर पा रहा हूँ क्या। ठीक है, तो चलिए, सबसे स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल, कोई आयन डाइपोल है क्या यहाँ पे? नहीं। डाइपोल डाइपोल पहला वाला, ये सबसे स्ट्रॉन्ग वन वॉल हो गया ए। डाइपोल डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल कोई है क्या? यस, बी। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल सी। ये हो गया ऑर्डर ऑफ वन वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझा क्या अच्छे से? ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको टॉपिक? अगला देखिए, ऑर्डर ऑफ वन वॉल फोर्स। मेरे पास बेटा 4 कंटेनर हैं, इसमें मान लीजिए फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। इसमें आपके क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। ये आर्ट थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसको कंटेनर ही समझना। कलाकार आदमी में हूं बट आर्ट अच्छी नहीं है, ठीक है। आई समझा? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेटा इसमें यानी सारे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, आ रहा समझ में? सो तो नहीं रही हो? ये क्या भाई खाता लेके आई हो? क्लोरीन, ब्रोमीन, पूरा हिसाब किताब लिखते रहो घर का पूरा। I2। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे बेटा अच्छा बताओ, फ्लोरीन फ्लोरीन क्या दोनों एटम सेम है? इसका पक्की बात ये नॉन पोलर है, इन सारे फ्लोरीन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, यानी यहाँ पे भी जितने फ्लोरीन के मॉलिक्यूल सब नॉन पोलर। आई होप ये भी नॉन पोलर होगा, फ्लोरीन क्लोरीन नॉन पोलर। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आएगा, मतलब दो, पहले शुरू के 2 क्वेश्चन एक कंसेप्ट पे लिया जहां टाइप ऑफ अट्रैक्शन डिफर कर रहा था। अब मैं ऐसा क्वेश्चन लेके सामने आ रहा हूं जहां तुमको वंडर वॉल फोर्स ही सब में सेम दिखेगा, तब दिमाग और लगाना पड़ेगा आपको। ये भी नॉन पोलर और बेटा ये भी नॉन पोलर, बराबर। अब तो फंस गए हम लोग, सर नॉन फ्लोरीन तो नॉन पोलर, यानी सर लंदन फोर्स, यहाँ भी लंदन फोर्स, यहाँ पे भी लंदन फोर्स, यहाँ पे भी लंदन फोर्स। मतलब अब क्या हंस रही है लंदन फोर्स के नाम? ठीक है, लंदन फोर्स। तो अब बात आती है, क्वेश्चन पूछा ऑर्डर ऑफ वंडर वॉल फोर्स, इसका मतलब क्या सब में बराबर होगा? ठीक है, कि पूरा फ्लोरीन में भी बराबर होगा, क्लोरीन में भी टाइप ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गया। तो अब अंदर की बात सुनो, ठीक है, जब ऐसा हो जाए, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले जब भी आपको यहाँ पे मैं नोट पॉइंट में आपको बिल्कुल बेहतरीन चीज लिख रहा हूँ, लोगों को दिखेगा कि नहीं बेहतरीन चीज? हाँ दिखेगा। चलिए, सबसे पहले जब भी आपको वंडर वॉल फोर्स कंपेयर करना हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, वंडर वॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइप ऑफ अट्रैक्शन। टाइप ऑफ अट्रैक्शन मतलब देखो, शुरू के 2 क्वेश्चन मेरे यहां सॉल्व हुए थे, क्योंकि जब मैं 2 क्वेश्चन शुरू कर लिया था तो किसी में ये हो रहा था, किसी में ये वंडर वॉल फोर्स आ रहा था, किसी में ये आ रहा, तो इसकी ताकत तो मुझे पता थी कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, तो ये हुआ। तो इस शुरू के 2 क्वेश्चन मैंने यहां से निपटाया। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन आ गया है वहां टाइप ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है? सेम। तो अब दूसरा पॉइंट सुनो, इफ टाइप ऑफ अट्रैक्शंस आर सेम, टाइप ऑफ अट्रैक्शन आर सेम, अगर अट्रैक्शन सेम हो जाए तब क्या करोगे? तब वंडर वॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोलर मास के। इसके मोलर मास के, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका वंडर वॉल फोर्स ज्यादा होता है। बट ये तब मत लगाना, पहले तो यही देखना, ठीक है। टाइप जैसा बता रहा हूं अगर वैसा चलोगे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा। पहले टाइप ऑफ अट्रैक्शन देखना कि अगर वो वेरी कर रहा है तो मोलर मास देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सब में टाइप ऑफ वंडर वॉल अट्रैक्शन सेम हो गया तब चेक करिए मोलर मास। अच्छा आप खुद बताइए किसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा? आयोडीन का। अरे भाई, एक फ्लोरीन एटम का वेट होता है 18 ग्राम, ठीक है, इसका मतलब फ्लोरीन मॉलिक्यूल का वेट होगा 36 ग्राम,
बराबर भाई F2 ना 36। एक क्लोरीन एटम का एटॉमिक वेट होता है 35.5, तो पूरा Cl2 मॉलिक्यूल का वेट होगा आई होप 71 ग्राम। एक ब्रोमीन का जो होता है 35 80 होता है एक ब्रोमीन का एटॉमिक वेट, तो इसका मतलब Br2 का जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 160, और एक आयोडीन का 127 होता है एटॉमिक वेट, तो I2 का हो जाएगा 254। तो सबसे भारी कौन है? आयोडीन। यानी मोलर मास किसका है? आयोडीन का। इसका मतलब अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं, इसको D मान लूं, तो सबसे ज्यादा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा D में, तब फिर C, फिर B, फिर A। बताओ समझ में आता है? समझ में आया? यानी कि जब टाइप ऑफ अट्रैक्शन सेम हो जाए तब आप देखना जहां मोलर मास बढ़ रहा है उसका वंडर वाल फोर्स ज्यादा होगा। बात समझा? चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पे अब मोलर मास भी सेम कर देते हैं। मतलब जितना तुम्हारे साथ खेल सकता है तुम्हारी भावनाओं के साथ, मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ लेके आऊंगा, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। आइए अगला क्वेश्चन देखिए जहां ये दोनों पॉइंट भी फेल होने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला बेटा कि एन पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, this is called n-pentane A। दूसरा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। आई होप आपको आइसो नियो सब समझ में आता होगा, ठीक है। और तीसरा अपने को दिया बेटे नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, दीज आर आइसोमर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात देखिए जरा, चलिए सबसे पहले आपको पता है दे ऑल आर एल्केन्स, और सर ने भी पढ़ाया होगा और जानते भी होंगे एल्केन्स आर नॉन पोलर। जितने भी एल्केन्स होते हैं सब क्या होते हैं? नॉन पोलर। क्योंकि बेटा कार्बन और हाइड्रोजन, देखो पहली बात तो यहाँ बॉन्डिंग कार्बन और कार्बन के बीच में है। भाई आप ऐसे बनाते ना 5 कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, तो कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और बेटा कार्बन और हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए जितने भी एल्केन्स होते हैं सब क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो ये जो पेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो गया, नियोपेंटेन हो गए, ये सब के सब एल्केन्स हैं। और सर आपको बताएंगे कि एल्केन्स जो होते हैं बेटा सब नॉन पोलर होते हैं, इसे तो एल्केन पानी में नहीं घुलते, ठीक है, नॉन पोलर होते हैं। अच्छा अगर ये सारे नॉन पोलर है तो इसका मतलब यहाँ पे वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई होप लंडन फोर्स होगा, है ना? नॉन पोलर है ना, यानी एन पेंटेन के मॉलिक्यूल के बीच में क्या चल रहा होगा? लंडन फोर्स। आइसोपेंटेन के मॉलिक्यूल भी लंडन फोर्स से ही अट्रैक्ट हो रहे होंगे, और नियोपेंटेन के मॉलिक्यूल भी लंडन फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, बराबर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब सब में लंडन फोर्स सेम हो गया, इसका मतलब टाइप ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गया, यानी अब मुझे मोलर मास चेक करना होगा, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका वांडर वाल फोर्स ज्यादा। आइए साहब कितने कार्बन है जरा गिनिए, आई होप C5H12 दिख रहा होगा, 5 कार्बन, और देखो 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, जरा इसका गिनिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और 3 3 6 7 8 9, और ये देखिए 12, यहाँ पे CH3 होगा सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए क्या दिख रहा है C5H12, यार मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया, यानी मोलर मास भी सेम आएगा, क्योंकि एक कार्बन कितने का होता है? 12 ग्राम का। अगर मैं मोलर मास निकालना चाहूं तो एक कार्बन 12 ग्राम का होता है, तो 5 into 12, एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, 1 into 12 यानी 72 ग्राम, बराबर। मोलर मास निकालना जानते हैं ना हम लोग, ठीक है, 72 ग्राम। तो आई होप इसका भी मोलर मास 72 ग्राम, तो इसका भी 72। बात तो फंस गई, बराबर ना। टाइप ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? पहली बात तो सेम हुआ, हाँ। अभी देख भाई, इससे ज्यादा अच्छा मैं कुछ ज्यादा नीचे लिखता हूँ क्या? तो क्या दिखेगा? अभी हम यहीं तक लिखेंगे, तुम्हें बता देना, सब बहुत पीछे जा रहे हो आप, दिखा आधा दिख रहा है, तुम ही आगे चेक करो, से कोई आ जाओ, हमसे नहीं होगा ऐसे। से मोबाइल गिरना नहीं चाहिए, अभी सही है।
यहीं तक लिखो, चलो ठीक है, अभी धीरे लिखूंगा। ये क्या करे, क्या लगे। चलिए साहब, तो मोलर मास क्या हो गया बेटा, सेम हो गया। यार टाइप ऑफ अट्रैक्शन डिफर किया नहीं, वो सेम हुआ। जब टाइप ऑफ अट्रैक्शन सेम होता है तो हम वान डेर वाल को कंपेयर करते हैं किससे, मोलर मास से, और यहाँ मोलर मास भी सेम हुआ बैठा है। अब क्या करें, बात फंस गई। जब ऐसी बात फंस जाए तो तीसरा, इफ मोलर मास ऑल्सो सेम, then van der Waals force is directly proportional to surface area. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब आप जरा समझो, एन पेंटेन ओपन स्ट्रक्चर है, आइसोपेंटेन में ब्रांचिंग हुई, सरफेस एरिया कम होगा। नियोपेंटेन में और ब्रांचिंग हो गई, सरफेस एरिया कम हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, एन पेंटेन का, फिर आइसोपेंटेन का, फिर नियोपेंटेन का। यानी सबका वान डेर वाल फोर्स होगा ए में, फिर बी में, फिर सी में। समझा क्या? अभी तक हमने आपके सामने 4 क्वेश्चन लाए और चारों डिफरेंट टाइप लेके आए, ठीक है। एक टाइप ऑफ अट्रैक्शन पे पहले क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन, तो वो तो सबसे आसान वाला होता है। उसके लिए क्या याद होना चाहिए आपको, ये ऑर्डर, बराबर, और मॉलिक्यूल पहचानना आना चाहिए कि कौन कहां पे कौन सा अट्रैक्शन। फिर क्या किया हमने बेटे, हमने टाइप ऑफ अट्रैक्शन को सेम कर दिया। फिर हमने कैसे किया, मोलर मास जहां ज्यादा, देखो जब तक जैसा मैंने लिखा बेटा इसी पैटर्न में क्वेश्चन को सोचना। ऐसा नहीं है तुम टाइप ऑफ अट्रैक्शन नहीं देख रहे हो, मोलर मास देख रहे हो। पहले चेक करो क्या ये तो वेरी नहीं कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, तो इसी पॉइंट से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब दिख जाएगा जितने मॉलिक्यूल दिए सब में सेम वान डेर वाल फोर्स आ गया, तब क्या चेक करोगे, मोलर मास। और अगर टाइप ऑफ अट्रैक्शन भी सेम हुआ, मोलर मास भी सेम हुआ, तब क्या चेक करोगे, सरफेस एरिया। हाँ बोलो, फिर से समझो, सरफेस एरिया। देख बेटा, मोलर मास सेम हो गया, ठीक है, टाइप ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गया, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसी का वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा। क्योंकि जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना बेटा, तो एक मॉलिक्यूल, देखो सोचो, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा भी इसी तरह बड़ा मॉलिक्यूल होगा। जब दो के सरफेस एरिया ज्यादा होंगे, दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास होंगे, तो वान डेर वाल फोर्स ज्यादा। और जब छोटे मॉलिक्यूल है, सरफेस एरिया ही कम है, तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल से उसका अट्रैक्शन भी कम होगा। तो जो एन पेंटेन है ये खुला हुआ स्ट्रक्चर है। आइसोपेंटेन में क्या हुआ, देखो 5 ही कार्बन है और उसमें ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम, और ब्रांचिंग हुई, सरफेस एरिया और कम हो गया। समझ में आया पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ एक बात और यहीं पे सुन लो, बात आ ही गई है तो, जो वान डेर वाल फोर्स का ऑर्डर होगा बेटा, वही बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां का वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लूं, बताइए इन तीनों एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ए बी सी, क्योंकि तो वान डेर वाल फोर्स ज्यादा है मॉलिक्यूल के बीच में, इसका मतलब उसको बॉयल करने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर भाई वान डेर वाल फोर्स क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स है, और बॉयल करने का मतलब क्या है, इनके अट्रैक्शन को तोड़ दो जिससे सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना होगा इनको ब्रेक करने के लिए। तो जो वान डेर वाल फोर्स का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का। समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये यही सब चीज जो होती है ना बेटा, यही आपका सिलेक्शन कराती है, बाकी ये सिलेक्शन नहीं कराएगा कि आप रट्टा मार गए हो डेफिनेशन कि आयन डाइपोल क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीडियो लिख के सुंदर सुंदर चले आए बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, बढ़िया नंबर भी पा गए अच्छे से। इस लेवल की जब तुम्हारी थिंकिंग होगी ना, वान डेर वाल फोर्स तो यही था जितना हमने पढ़ाया 5, बट अगर इतने क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं न लाता तो शायद तुम इस क्वेश्चन को हैंडल ना कर पाते, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि एंट्रेंस में क्या पूछता है बेटा, उस लेवल पे जाना आपको लेके, क्योंकि उसके लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। और बेटा मैं इतने क्वेश्चन नहीं करा सकता जितने बुक में दिए हैं, तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप भी कोई बुक परचेस करो और उसके क्वेश्चन घर पे करो। कि मैं थोड़ा 2-4 बता सकता हूँ ना, पता चले मैं इसी क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने आए हैं तो यही चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ साल भर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैं कुछ सिलेक्टेड ले लेता हूँ जिससे आपके क्वेश्चन और हो जाए। हाँ बोलो। देखो हाइड्रोकार्बन मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, बट हाँ एल्काइंस में थोड़ा बहुत पोलैरिटी होती है, क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, तो एल्काइन वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। देखो एल्केन वाला कार्बन जो होता है, जो एल्केन्स होते हैं बेटा वो sp3 हाइब्रिड होते हैं, सर ने पढ़ाया होगा आपको। और एल्कीन वाले कार्बन sp2 हाइब्रिड होते हैं, और एल्काइन वाले कार्बन sp हाइब्रिड होते हैं। ये कार्बन sp है, ये कार्बन sp2 है,
और ये sp3 है। सर ने बताया होगा कि नो डाउट तीनों कार्बन है, बट कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया बताइए कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एल्काइन वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तीनों कार्बन, बट एल्काइन वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्कीन वाला कार्बन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एस कैरेक्टर। जिस भी हाइब्रिडाइजेशन में एस का परसेंटेज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जरा समझिएगा इस बात को, sp3 एल्केन का कार्बन कैसा है, sp3 एल्केन, एल्कीन वाला sp2 और एल्काइन वाला sp। अगर मैं यहां s का परसेंटेज निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 1/4 into 100। s कितने हैं और s ऑर्बिटल कितने हैं, 1, s तो एक ही है, टोटल कितने हैं, अरे 3p एक s 4, परसेंटेज निकालना नहीं आता, ठीक है। s का परसेंटेज निकालना हूं तो s कितने हैं इसमें, एक, टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, into 100, 25%। यानी यहाँ पे क्या, sp3 में s का कैरेक्टर कितना है, 25%। sp2 में आइए 1/3 into 100 ऑलमोस्ट आएगा 33.33% s कैरेक्टर sp2 में, और sp में देखो 1/2 into 100 50% s कैरेक्टर। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। s कैरेक्टर किस वाले कार्बन ज्यादा होगा, sp, एल्काइन का कार्बन क्या है, sp, इसलिए कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझा क्या, ठीक है। आइए और बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अच्छा ये देखिए, आपसे पूछा बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। पहली बात तो बेटा ये मॉलिक्यूल तो बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस है, ये कंबाइन करेंगे ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये एटम के फॉर्म में ही रहेंगे, और सारे, अगर एक एटम पूछ रहा उसको तो नॉन पोलर ही बोलूंगा ना मैं भाई। दूसरा एटम की कोई साथ में होता तो मैं देखता कि उनके साथ इनका क्या रिलेशन है, या अकेले ही है तो ये नॉन पोलर बोले जाएंगे। तो सारे के सारे क्या है एटम, नॉन पोलर। अगर सारे के सारे बेटा नॉन पोलर है तो इनमें जो फोर्स होगा सब में लंडन फोर्स, यानी हीलियम के मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट हो रहे होंगे ड्यू टू लंडन फोर्स, ठीक है। नियॉन के मॉलिक्यूल जो आपस में अट्रैक्ट हो रहे होंगे ड्यू टू लंडन फोर्स। इसका मतलब क्या, टाइप ऑफ अट्रैक्शन सब में सेम है। तो फिर अगर टाइप ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो वैन डर वाल्स फोर्स कैसे कंपेयर होगा, मोलर मास। हीलियम ज्यादा मोलर मास किसका होगा, नियॉन का, नियॉन ज्यादा आर्गन का, फिर क्रिप्टन का, फिर ज़ेनॉन का। इसका मतलब वैन डर वाल्स फोर्स का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा ज़ेनॉन का, फिर क्रिप्टन का, फिर आर्गन का, फिर नियॉन का, फिर हीलियम का। और शायद यही ऑर्डर, सेम ऑर्डर होगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। बात समझा क्या, जो वैन डर वाल्स फोर्स का ऑर्डर वही ऑर्डर आपका होगा बॉइलिंग पॉइंट का। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। हाँ यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन देखिए जरा, अब एक्सेप्शन आने वाला है यहाँ, HCl, HBr और HI ये दे दिया। जब तक ये देगा समझ लो क्वेश्चन आसान दिया है। इसके साथ अगर HF लिख दिया तो क्वेश्चन टफ हो गया आपका। देखिए HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, बराबर, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब HCl के मॉलिक्यूल आपस में कौन से वैन डर वाल्स है, डाइपोल डाइपोल, बराबर। HBr वाले भी आपस में डाइपोल डाइपोल, और ये भी डाइपोल डाइपोल। आई होप टाइप ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गया, सब भी डाइपोल डाइपोल। तो इसका मतलब अब टाइप ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गया तो वैन डर वाल्स फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मोलर मास। बताइए किसका मोलर मास ज्यादा होगा, HI का। भाई S तो 1 ग्राम का हुआ, ये 35.5 ग्राम का, ये 80 ग्राम का, ये 127 ग्राम का, तो मोलर मास तो साफ साफ, ठीक है। यानी यही होगा वैन डर वाल्स फोर्स का ऑर्डर। तो यही हुआ किसका ऑर्डर, वैन डर वाल्स फोर्स का, और यही ऑर्डर हुआ बॉइलिंग पॉइंट का, यही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, वो HF लिख देगा, HCl लिख देगा, HBr लिख देगा और HI, और आपसे पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो हम लोग क्या सोचेंगे, भाई HF भी तो पोलर ही है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो हम लोग सोचेंगे यहाँ पे भी डाइपोल डाइपोल, यहाँ पे भी डाइपोल डाइपोल, सब पोलर ही है, डाइपोल 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 डाइपोल, बराबर। और लगेगा यार देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गया, तो मोलर मास देखेंगे तो आपके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आएगा, बराबर।
और आप हो जाओगे गलत। समझ में आया? HF आते ही बात बदल जाएगी, क्योंकि HF के अंदर बेटा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं होता। यहाँ एक बड़ा खतरनाक टाइप का अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले थोड़ी देर में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब क्या है? डाइपोल। पहले लेक्चर में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन वान डर वाल बॉन्ड। बताया था ना कि वान डर वाल बॉन्ड इतना वीक बॉन्ड होता है कि उसको तोड़ने के लिए लेस देन 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वान डर वाल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 8 किलो जूल से लेके 42 किलो जूल तक की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसा क्यों है, इतना रेंज क्यों है? जब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा। और जो प्योर केमिकल बॉन्ड होते हैं जैसे आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड, उनको ब्रेक करने के लिए ग्रेटर देन 42 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होता है? केमिकल बॉन्ड। उससे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे वीक वान डर वाल बॉन्ड। वान डर वाल बॉन्ड सबसे वीक। ठीक है, चलिए, तो आपको लग रहा था यहाँ डाइपोल डाइपोल होगा, जबकि होगा क्या? जो HF के मॉलिक्यूल होंगे, ऊपर का बेटा तो इसका काम नहीं है। देखिए HF आते ही गड़बड़ कैसे हो गया। जो HF के मॉलिक्यूल है, अभी परेशान मत होइएगा सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, समझाइए जरा, सब समझाऊंगा। इसके बाद मेरा पूरा टॉपिक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जो अगले लेक्चर तक चलेगा। ठीक है, HF और HF, तो फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, लगेगा तुमको डाइपोल डाइपोल, बट क्या होता है? थोड़ा वेट करो, 10 मिनट का स्टार्ट करने वाला है। HF और HF के बीच में तो ये जो अट्रैक्शन है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर कोई हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, पहली शर्त, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर कोई हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, तो आप बताइए क्या HF में फ्लोरीन से हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है ना? H, यानी इफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, शॉर्टकट बोलूं तो फोन। ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, फोन के साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है और उसके बाजू में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसके पास लोन पेयर हो, और इसमें भी तीन ही हो सकते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अच्छा बताइए, HF के बाजू में मैंने फिर से किसको लाया? HF, और फ्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो अब देखिए, फ्लोरीन से हाइड्रोजन ने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन खींचेगा? इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ये बगल वाला जो फ्लोरीन होगा, इस हाइड्रोजन की इस दशा को देख गरीब है, पॉजिटिव चार्ज है, चलो अपने लोन पेयर को जरा इसके साथ शेयर कर देते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम कर देते हैं। ये जो बॉन्ड बना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। सो क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी FON से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जब अपने आजू बाजू में FON को ही देखता है तो उसके साथ एक अट्रैक्शन दिखाता है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। लग तुम्हें रहा होगा डाइपोल डाइपोल, बट ये स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी ताकत इन सबसे क्या है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल क्या है? वान डर वाल, और ये क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वान डर वाल ना। तो इसका मतलब अगर HF के मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, और बाकी सारे मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल चल रहा है, यानी इन तीनों में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वान डर वाल फोर्स। यहाँ क्या है? तो कौन सा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है? इसका मतलब अगर मुझे बॉयल करना होगा तो मुझे ज्यादा टेम्परेचर HF के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से HF के मॉलिक्यूल बाइंड है। समझा? तो HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट हो जाएगा इसमें, यदि सबसे हाईएस्ट किसका होगा? HF का बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद जो तुमने पढ़ा है वही HI, फिर HBr और फिर HCl, ये होगा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझा? क्योंकि यहाँ पे आ गया HF के मॉलिक्यूल के बीच में आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वान डर वाल बॉन्ड। इसीलिए क्या होता है? इसके अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर खर्च करना पड़ेगा, तब जाके HF का मॉलिक्यूल फ्री होगा। और डाइपोल डाइपोल तो वान डर वाल है, उसके लिए तो 8 किलो जूल से कम एनर्जी देना है, उसके लिए 8 से 42 देना है, पक्की बात इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझा कि बाउंसर गैस? समझ में आया? चलिए, ऐसा ही एक एक्सेप्शन और है, ऑक्सीजन फैमिली। और ये जो बात अभी मैंने पढ़ा दी ना, ये अब तुम 12th तक पढ़ते रहोगे। अगले साल यही बातें करेंगे जब हम हैलोजन फैमिली पी ब्लॉक पढ़ाएंगे,
फिर यही बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। चलिए और फिर याद दिलाएंगे, हम तुमको 11th में पढ़ा रखा है और तुम फिर भूले रहोगे जिसको पढ़ाया है। देखो ऑक्सीजन फैमिली देखो, वाटर, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनाइड, टेलुराइड। चलिए ये होगा इसके हाइड्राइड्स। ऑक्सीजन फैमिली भी, ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है जिसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सबके हाइड्राइड हो गए। अब आपसे क्या पूछा? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मैं बॉइलिंग पॉइंट बार बार बीपी बीपी लिख रहा हूं बेटा, प्लीज बॉइलिंग पॉइंट समझना। घर जाकर कुछ और समझते हो, ब्लड प्रेशर का ऑर्डर पूछा है, हाँ ये बॉइलिंग पॉइंट ही है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो नहीं सुनते क्लास में मजे ले रहे उनको ज्यादा घर जाकर परेशान रहेंगे बीपी क्या है, ठीक है। चलिए अब चलिए बताइए नॉर्मली, अच्छा बताओ क्या इसमें से कोई ऐसा मॉलिक्यूल है क्या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? जहां FON से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो। क्या वाटर में, मुझे तो लग रहा है बेटा वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वहां O से डायरेक्टली जुड़ा हाइड्रोजन है। तो अगर इसके बगल में मैं दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लाऊंगा तो ये तो कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर। ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन H2S, H2SC, H2TE इसमें भी होगा डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले हम क्या देंगे? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो हुआ पहले वाटर का, ये अलग हो गया रेस से पहले बाहर। हाँ ये सेंसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब इन तीनों में लड़ाई चल रही, डाइपोल डाइपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम, तो मोलर मास सबसे ज्यादा इसका, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका। इसके बाद आ जाएगा H2TE, फिर H2SC, फिर H2S, ये हो गया ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझा क्या? ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा वो वान डेर वाल से ज्यादा प्रायोरिटी को ले लेगा बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया अच्छे से? और कुछ बचा? अच्छा एक क्वेश्चन उसमें नहीं लिखा है, मैं उसको अलग से डिस्कस कर देता हूँ, वो भी एक एक्सेप्शन है, उसको आप लिख लीजिएगा जो मैं बताऊंगा। चलिए अगर बेटा मान लीजिए मुझे दिया AlCl, देखो ये वाला क्वेश्चन आप 100% गलत करके आते हो इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसका कांसेप्ट ही अलग है, एक्सेप्शन है ना। चलिए AlCl3, AlBr3, AlI3, ठीक है। या फिर आपको दे दे MgCl2, MgBr2, MgI2, या फिर आपको दे दे BeCl2, BeBr2, BeI2, या दे दे LiCl, LiBr और Li। बोला आपके चाहे वन डेर वाल फोर्स का ऑर्डर बता दो। तो नॉर्मली क्या देखो हम लोग क्या देखो, जैसे AlCl ऑलमोस्ट आपको क्या दिख रहा हो, मैं पहले आपके साथ बात कर लेता हूं। आपको दिख रहा होगा एल्युमिनियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसका ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल पोलर है, थोड़ा बहुत पोलैरिटी है, यानी डाइपोल डाइपोल यहां पे भी, बराबर, डाइपोल डाइपोल यहां पे भी, डाइपोल डाइपोल यहां पे भी, सेम टाइप का यहां पे भी होगा, सेम टाइप का यहां पे भी, यानी अट्रैक्शन सब में सेम है। तो आप क्या चेक करोगे? मोलर मास। तो बताइए आई होप मोलर मास किधर चलने पड़ेगा, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक मास ही ज्यादा होता है। इसका मतलब आपके ऑर्डर ये होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और चारों ऑर्डर गलत होगा। बात समझा? चारों ऑर्डर गलत है। रीजन क्या है यहाँ पे जब भी देखो, अब मैं बता रहा हूँ एक्सेप्शन क्यों बता रहा हूँ समझना। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किया होगा ना, कहीं पे मैंने मेटल नॉन मेटल नहीं लिया होगा, अगर आपने गौर किया होगा तो, पता नहीं गौर करते भी हो कि नहीं। मैंने तो जितने एग्जाम्पल लिए वहां मैंने मेटल नॉन मेटल का केस नहीं लिया था। अब यहाँ देखो क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, क्लोरीन क्या है, मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोजन क्या है, बेरिलियम क्या है, मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल, लिथियम क्या है, मेटल, ये नॉन मेटल। हाँ भाई धातु अधातु, ठीक है। तो समझा? तो अब अभी तक मैंने जितना केस में देखो HCl ले रहा था, याद करो, नॉन मेटल नॉन मेटल, HBr ले रहा था, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ब्रोमीन भी नॉन मेटल, सब अभी नॉन मेटल में हम लोग खेल रहे थे, ठीक है। पहली बार आया मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, देखो कंफ्यूजन क्यों होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच जब भी बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, NaCl याद करो, सोडियम क्लोराइड पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से क्लोरीन को दे देता है, जिससे सोडियम पे +1 का चार्ज आता है, क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को -1 का चार्ज देता है, फिर उस प्लस माइनस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेटल नॉन मेटल यानी आयनिक बॉन्ड होगा। ध्यान रखिएगा जब भी आपको
लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के हैलाइड्स दिए जाए। एक्सेप्शन बता रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली ये मेटल नॉन मेटल है, तुम क्या बोलोगे, ये आयनिक बॉन्ड है, जबकि सच्चाई ये है ये सारे कोवेलेंट है। ये सारे क्या है, कोवेलेंट है। हालांकि मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड है, मेटल नॉन मेटल हमेशा क्या होते हैं, आयनिक, जबकि एक्सेप्शन है कि अगर लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के अगर आपको हैलाइड्स दिए जाते हैं तो ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं। ये सब कैसे होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। किसके, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के क्या, हैलाइड्स। एक्सेप्शन भी सुन लो, एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड, एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, एक्सेप्ट फ्लोराइड्स। इन्हीं मेटल के जो फ्लोराइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। अब यही सब क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछता है, ठीक है। यानी जो लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के अगर हैलाइड्स दिए गए हैं, एक्सेप्ट फ्लोराइड बोल रहा हूं, अगर कोई पूछे कि MgF2 क्या है तो आंख बंद करके आंसर करूंगा आयनिक, ठीक है। यानी इन्हीं के जो फ्लोराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक। इन्हीं के जो फ्लोराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक। एक्सेप्ट, यहां भी एक्सेप्शन, एक्सेप्ट BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड, जो कि कोवैलेंट होता है, जो कि कोवैलेंट होता है। बात समझा ना। यानी नॉर्मली इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवैलेंट, एक्सेप्ट इनके फ्लोराइड्स, यानी लिथियम फ्लोराइड आयनिक, बेरिलियम फ्लोराइड होना चाहिए आयनिक बट होता है वो कोवैलेंट। एक एक्सेप्शन यहां पे भी है, और एक्सेप्शन ही क्वेश्चन बनते हैं। जान, आपको लगेगा कि क्या हैलाइड्स इसके कोवैलेंट है तो पूछेगा लिथियम फ्लोराइड क्या होगा, तुम मार के आ जाओगे कोवैलेंट। क्योंकि फ्लोराइड क्या होता है, फ्लोराइड्स क्या होता है, आयनिक। उसमें भी एक मेटल का फ्लोराइड क्या है, कोवैलेंट, कौन, बेरिलियम का फ्लोराइड कोवैलेंट। इतनी बात जरूर याद रखिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बेटा ये सब क्या है, कोवैलेंट है, तो जब भी आप समझिएगा यही एक्सेप्शन है, बाकी दूसरा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, अगर आना है इसी चार में से आएगा। सुनिए, तो होगा क्या, आप देखिए इनमें कहां पोलैरिटी ज्यादा है, जहां पे पोलैरिटी ज्यादा होगी वही का वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बताओ, एल्यूमिनियम तो मेटल तो कॉमन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वही पोलैरिटी ज्यादा डेवलप करेगा। तो अपने को पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन एटम होगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, बराबर। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो ब्रोमीन और एल्यूमिनियम का जो बॉन्ड है Al और Cl के बॉन्ड से कम पोलर होगा। तो जब आपको लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स दे दी जाए एक्सेप्ट फ्लोराइड, तो आप देखना जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उसका वान डेर वाल फोर्स उतना स्ट्रांग होगा। तो ज्यादा बॉन्ड पोलर वो होगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ऑर्डर होगा वान डेर वाल का। ये समझा, तो इसको आप लिख डालिए क्योंकि ये है इमोशन। अच्छा यार तो जिंदा नहीं रहने दो, एक बंद करा दे बस दोनों बेटा, फिर पूछे कर भी बोल सकते हां फैन आ जाएगी। थोड़ा सा एक बंद होना हाथी नहीं चलता। पिछले बार करा रहे हैं, मुझे अपना भी बेटा सुख सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। ये किधर का बेटा, ये सुनो ना सेक भाई, जरा इसमें इंक डालो ना यार, इंक पिलाओ इसको, सूख जाएगा। बहुत
इसको नोट्स में आप कहीं ना कहीं बेटा लिख लेना, काम आएगा, क्योंकि नोट्स में है नहीं। और उसके लिए रीजन लिख लेना जो मैं लिखा हूं ना, कि अगर लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम अगर इनके हैलाइड दिए जाए तो वॉन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर नेचर। ठीक है, लिख दो क्या? हां क्या लिख दो? नहीं ऊपर लिखो, ऊपर लिखो। हां यार ऊपर लिख दो। चलेगा? बोल रहे हो? क्या बता दूं एक बार? कौन बोल रहा है? तुम बोल रहे हो? सिंपल सी बात है, देख, जब भी आपको लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के हैलाइड्स दिए जाए, एक्सेप्ट फ्लोराइड, ध्यान रखना, एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, तो जो वॉन डर वाल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर नेचर होता है, कि कितना ज्यादा पोलैरिटी है। और पोलैरिटी कैसे डेवलप होगा बेटा? अगर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा ना। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? क्लोरीन। यानी क्लोरीन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई क्लोरीन से, ये बॉन्ड कम पोलर होगा ना। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गई, ये बॉन्ड और भी कम पोलर होगा। अरे इसके हैलाइड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट, एक्सेप्ट फ्लोराइड। यानी अगर मैं आपसे बोलता कि MgF2, LiF, Be और क्या कहते हैं AlF3, ये सब क्या है, तो इसको कोवेलेंट ना बोलोगे आप, आयनिक बोलोगे। यानी इनके जो हैलाइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स, ठीक है, कैसे होते हैं? कोवेलेंट। चलो ये भी सही कर देता हूं। हैलाइड्स में कौन कौन से? केवल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। ये क्या होते हैं बेटा? कोवेलेंट। फ्लोराइड्स कैसे होते हैं? इन्हीं के फ्लोराइड्स कैसे होते हैं? आयनिक, एक्सेप्ट बेरिलियम फ्लोराइड। बेरिलियम का जो फ्लोराइड है वो भी कोवेलेंट होता है, ठीक है। हाँ, ये तो क्लोराइड है, इसका अगर BF2 लिखो तो वो भी कोवेलेंट होता है। बेरिलियम का एकमात्र फ्लोराइड होता है जो आयनिक नहीं होता, क्या होता है? कोवेलेंट होता है। ठंडियों में कपड़े कपड़े पहन के आया करो, स्टॉल ले लो थोड़ा सा।
कुछ जैकेट वगैरह रखा करो ना, ठंडी लगती है तो। आज ही लग रही है, अभी तो टेम्परेचर ही बढ़वा दिया इसका, इंक्रीज कर दिया है। ये पूरा टॉपिक समझा वैन डर वाल फोर्स का अच्छे से आपको? चल, तो अब ये वैन डर वाल फोर्स खत्म हुआ। इस पे पेज इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको बनाया आपके साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? रब कर दो बेटा इसको, दिख रहा है क्या अभी? चला सुनिए बेटा, क्या पढ़ना है अपने को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ध्यान समझिएगा बेटा, अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वैन डर वाल से स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। और केमिकल बॉन्ड से वीक। इसका मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, पहली बात तो यही हुआ। एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों को बेटा, बॉन्ड का मतलब सब केमिकल बॉन्ड ही समझता है। जब तक 11th में हम लोग होते हैं उनको क्या लगता है, बॉन्ड लग गया नहीं केमिकल बॉन्ड है। इन सब बातों को अगर अभी से दिमाग में रखना स्टार्ट करोगे ना तो केमिस्ट्री आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, तुम्हारे बगल का लड़का उसको केमिकल बॉन्ड समझ रहा होगा, तुम सच्चाई समझ रहे हो, यानी ये केमिकल बॉन्ड से बहुत ही चिन्नी टाइप का फोर्स है, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है किससे? वैन डर वाल बॉन्ड से, ठीक है? और हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? केमिकल बॉन्ड, आयनिक एंड कोवेलेंट। केमिकल बॉन्ड, इसमें अपन लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट। चलिए पहली बात समझ में आ गई। अब बात है सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, हम कैसे पता करेंगे? हालांकि भी थोड़ा थोड़ा पता चल चुका है आपको कैसे होती है, ठीक है? बट चलिए दूसरा पॉइंट समझिएगा, समझिएगा। अगर ए और एच, अगर हाइड्रोजन ने किसी एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड पहले बनाया है, पहली शर्त क्या है कि हाइड्रोजन किसी एटम के साथ क्या बनाया होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को तुम हाइड्रोजन बॉन्ड मत बोल दो, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। अगर हाइड्रोजन किसी एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, और किसी एटम का मतलब कोई भी नहीं होगा, यहां भी सिलेक्टेड है कि ये ए शुड बी या तो फ्लोरीन, ए क्या हो सकता है? या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी ए शुड बी कार्बन एंड क्लोरीन, बट ये ऑर्गेनिक वाला बंदा पढ़ाएगा, मैंने बात समझा ना? कार्बन एंड क्लोरीन भी होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एच मतलब क्या? हाइड्रोजन किसी ए एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया हो? पहली बात कोवैलेंट बॉन्ड। और एक क्या होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कार्बन क्लोरीन रहने भी तो चलेगा, क्योंकि 90% यही है। थोड़ा सा ऑर्गेनिक में कार्बन और क्लोरीन आता है जब क्लोरोफॉर्म का केस आता है, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला, ठीक है? तो कार्बन और क्लोरीन भी ए हो सकता है, बट अभी के लिए आप फोन याद रखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तुम्हारा काम इतने चल जाएगा। फिर आप बताइए, अगर ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन से तैयार तीनों बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब इस कोवेलेंट बॉन्ड के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एटम की तरफ खींचेगा, जिससे इस पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। इतना समझा कि नहीं पहले? यानी हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एनी एटम ए, एंड ए शुड बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड क्लोरीन। बट ये तुमको अभी आज के लेक्चर मिलने वाला है, ठीक है? चलिए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ाई, अब आप समझिए, समझ ना? हम तो इनऑर्गेनिक में है ना, इस समय फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब बताइए, इस H के सामने अगर कोई एटम मेरे सामने आया B, B की शर्त क्या है? ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लोन पेयर तो समझते हो, ठीक है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे दो बिंदी लगी रहती है, ठीक है? बाद बताऊंगा लोन पेयर क्या होता है, ठीक है? तो होगा क्या? इसके सामने एक ऐसा एटम हो जो कैसा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बात सर बी क्या क्या हो सकता है? तो बी शुड बी, बी क्या क्या हो सकता है? या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बी का काम कभी कभी क्लोरीन साहब भी करते हैं, ठीक है?
तो होगा क्या, ये जो बी का लोन पेयर है इस H प्लस को देखता है कि यार इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, चलो इसकी मदद कर देता हूं, तो अपने इस लोन पेयर को इस हाइड्रोजन के साथ थोड़ा सा शेयर करता है, जिससे ये H प्लस की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है थोड़ी सी कम हो जाए, कम हो जाए, दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, ये गरीब है, बात समझा ना। तो यहाँ प्लस देगा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो ये जो बी एटम है ये भी या तो क्या होगा फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। फ्लोरीन मत समझो, जाने दो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, लिख इसलिए दे रहा हूं, पता चला कहीं जाके बुक पढ़ लो जब फ्लोरीन सर को नहीं आता रहा होगा, ठीक है, इसलिए बता फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस H प्लस के साथ ये अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा साझा करता है, जिससे इस H प्लस की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाए, और ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना है इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को मत बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बात समझा क्या, इसी को क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, मार खाओगे, केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना, यानी कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए पहले लिखा बेवकूफ फिर पूछा मैं तुमसे, समझा। तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसका मतलब जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, भाई जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि माना इसकी बॉन्ड एनर्जी है x किलो जूल, x समझते हो ना, हाँ बहुत अच्छे समझ में आता है, y इसकी बॉन्ड एनर्जी है y किलो जूल, ठीक। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ x greater than bond energy of y, bond energy of x is less than bond energy of y, bond energy of x is equal to bond energy of y, which of the following is correct, फर्स्ट वन, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब x की बॉन्ड एनर्जी y से ज्यादा होगी, कोवैलेंट की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगी। बट यहाँ पे ये भी करेक्ट है, एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शन ना, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, 100% करेक्ट है, कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कोवैलेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, बट एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड पूरे ब्रह्मांड में ऐसा बन चुका है जिसकी बॉन्ड एनर्जी कोवैलेंट के बॉन्ड के टक्कर की है, HF2 माइनस। और ये कई बार आईआईटी ने अपने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि HF which of the following is a which of the following hydrogen bond will be in order of covalent bond, ठीक है, HF2 माइनस, यानी कि नॉर्मली ये बिल्कुल सही था, बट यहाँ ये भी गलत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड यूनिवर्स में बना है जिसकी ताकत ऑलमोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड के टक्कर की है, और वो कौन सा है एक्सेप्शन, HF2 माइनस, एक्सेप्शन है अपना HF2 माइनस, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इन यूनिवर्स, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बॉन्ड यही है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि ये इसकी बॉन्ड एनर्जी किसके करीब पहुंच गई है, कोवैलेंट बॉन्ड के करीब पहुंच गई है, HF2 माइनस। अब देखो कैसे बनता है, समझ लो बहुत ध्यान से समझिए, HF और यहाँ पे है F माइनस, बहुत ध्यान समझिए। अच्छा बताइए AHB बराबर, ये हुआ A फ्लोरीन, उससे H ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, और ये B के पास फ्लोरीन लोन पेयर होता ही होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना है बेटा, इसकी ताकत और इसकी ताकत ऑलमोस्ट इक्वल है, बात समझा क्या, यानी ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, माना इसकी एनर्जी x और इसकी y, तो यहाँ पे जो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ s इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ y, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड में। पहले बताइए समझा कि नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गई। ए क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि हाइड्रोजन बेटा फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, फिर उस हाइड्रोजन को जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, उसके बाजू में कोई लोन पेयर वाला एटम आना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए, वो भी क्या होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इतनी कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को? अब ये तो बहुत डिटेल है समझा, शॉर्टकट भी समझ लो। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, FON से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर अपने आजू बाजू में FON को देखेगा तो उसके साथ एक अट्रैक्शन दिखाएगा जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं।
FON से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, देखो HF में क्या है, F से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, बाजू में कौन आया, F, पक्की बात इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाएगा वो। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऐसा ही नोट्स में लिखा है, परेशान होने का ऑलमोस्ट जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको। आइए अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा, देखिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए मैंने HF और HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। अब प्यारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। HF और HF, पक्की बात देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब बहुत ध्यान सुनना, AHB, समझो फिर लो, AHB क्या बनेगा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब बहुत ध्यान दो, AHB है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया HF मॉलिक्यूल के बीच में। वाटर का बनाता हूं, चलिए बहुत ध्यान से, पहले तो ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस। पहले कंफर्म हो जाओ क्या वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है क्या? यस, FON से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर फॉन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो कैपेबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की। फिर तलाशो क्या बाजू में बी है क्या, ठीक है। चलिए AHB दिख गया क्या, FON, ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। आइए अमोनिया को भी देख लेते हैं, इनको क्यों छोड़े। चलिए साहब, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, AHB नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि HF वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है कि वाटर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है कि अमोनिया वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है? बराबर, दिमाग लगाइएगा, आंसर करिए। सबसे पहला वाला, क्यों, रीजन क्या है बेटा, समझ कि होगा क्या। अच्छा ये बताइए, आपने इसको A माना था, ये H ये B, इसी H और इसी B में अट्रैक्शन होना है। तो अगर जितना ज्यादा H पे पॉजिटिव चार्ज होगा D के साथ, उसका अट्रैक्शन उतना खतरनाक होगा, बराबर। या फिर मैं बोलूं A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा होगी, वो समझो HF में बेटा A क्या है, F, जरा समझिएगा, वाटर में A क्या है, O, आराम समझिए इत्मीनान से। क्लोरीन इज मोर, मोलर मास ज्यादा है, पागल, ठीक है। यहां पे देखिए A क्या है, नाइट्रोजन, बराबर। अच्छा बताइए, अगले मॉलिक्यूल के साथ इसका H प्लस बॉन्ड बना रहा है, इस F माइनस के साथ AHB ना, B क्या है, F माइनस, समझो इतना समझो, F क्या है, ये क्या है B माइनस, ये क्या है B, तो H प्लस का अट्रैक्शन किससे हो रहा है, B से। इसका मतलब यहां जितना ज्यादा H पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा B के साथ अट्रैक्ट होगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज पैदा करने वाला कौन है, A। जितनी ज्यादा A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ज्यादा B से अट्रैक्ट। बात समझा? इसका मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, यहाँ अच्छा खासा डेल्टा माइनस, अच्छा खासा डेल्टा प्लस, बराबर, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है बेटा, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, तो अगर यहाँ A फ्लोरीन है तो बहुत ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, बहुत खतरनाक। अब अगर इसके बाजू में B माइनस आएगा, उसको ज्यादा प्लस दिखेगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो यहाँ जो डेल्टा माइनस होगा उससे थोड़ा सा कम डेवलप होगा, तो यहाँ डेल्टा प्लस भी कम डेवलप होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी कम है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस और कम, तो डेल्टा प्लस और कम। समझा क्या? तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड वही स्ट्रांग होगा जहां पे A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अभी समझ में आया क्या? डाउट तो नहीं किसी को? बोलो फिर समझाऊं। कौन सर गया? लड़की तो समझ में आ रहा? तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं देख के बता कर तुम कुछ नहीं समझा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, HF के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल, अमोनिया के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ताकत पता करनी है। एक बात समझ बेटा, सिंपल सी बात, AHB तुमको समझाता तो उस समय तुम हंसी, ठीक है, AHB जो बात समझ में आती है उसका आप मुस्कुराते हो। तो AHB, इस H का अट्रैक्शन B के साथ चलना है,
अच्छा बी पे क्या होता है, या तो लोन पेयर या तो नेगेटिव चार्ज। तो ये जो एच का जो एच है वो बी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन चल रहा है। बताइए ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बेटा कब होगा, जब इस एच पे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर इस पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा। और इस एच पे पॉजिटिव ज्यादा कब होगा, जब जो एक एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, वो बहुत ज्यादा है कि जिस इलेक्ट्रॉन खींच ले, जिससे यहाँ पॉजिटिव बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए। तो फ्लोरीन, यहाँ ए क्या है, फ्लोरीन, वाटर में ए क्या है, ऑक्सीजन, और अमोनिया में ए क्या है, नाइट्रोजन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन। इसका मतलब HF वाले में ये जो फ्लोरीन है आपका HF का, ये इसको ए मानो, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव, यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बराबर। तो अब इसका बी के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। अभी समझा कि जितना ज्यादा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब ये तो पहचानना जान ही गए, आया समझ में। ये ऑनलाइन वाले कुछ समझ रहा है कि नहीं भाई, शाम को आकर फिर से पढ़ाओ सर, बिठाओ उसको। रीजन स्पष्ट हो रहा है कि रट्टा मार रहे हो, हाँ कारण स्पष्ट हो रहा है क्या है। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दिमाग में चिपका लीजिए इस बात को, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको लिखिए, अभी दूसरे से कंफ्यूज करने जा रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। अब ए कुछ और मतलब एक और एप्पल, ए का मतलब क्या, वो एटम जो जिसके साथ हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया था। मजे लो केमिस्ट्री का, ठीक है। ए वो एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन क्या बनाया था, कोवैलेंट बॉन्ड, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट। इसका मतलब HF का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग, वाटर का उससे वीक, और अमोनिया का उससे वीक। यही तो रीजन था ना, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की एक ताकत होती तो क्या मैं बोलता क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी 8 से 42 के बीच में आएगी, काहे बीच में आएगी, इसका मतलब ऑर्डर अलग अलग है। कोई हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, कोई वीक है, उसी के हिसाब से ऑर्डर वैरी किया है कि 8 से लेके 42। इसका मतलब HF वाले का जो बॉन्ड एनर्जी है 42 के आसपास। बात भेजे में जा रही है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कंफ्यूज करने जा रहा हूं, चलिए अब आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, आप जरा समझिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्वेश्चन है हमारे पास, O H डॉट 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 O, O H डॉट 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 N, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। N H डॉट 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 O, N H, और ये आपका डॉट 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 N, बराबर। आपको अब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आई होप आपको दिख रहे होंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। बोला आपसे ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, तो बढ़िया क्वेश्चन ले आया हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, मार्केट में ऐसा क्वेश्चन आजकल आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। देखो अब क्या होगा, सबसे पहले क्या, देखो AHB मस्त हाइड्रोजन बॉन्ड है, AHB समझ रहे हो, BBFON होता है, AHB बराबर। तो सबसे पहले बताओ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। इन दो में ए का काम आई होप ऑक्सीजन साहब कर रहे हैं, और इस दोनों में ए का काम नाइट्रोजन साहब कर रहे हैं। तो अगर ए के अकॉर्डिंग चले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्सीजन की। यानी पक्की बात, ये दोनों वाले हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों से स्ट्रांग है, ये दोनों खत्म हो गए यहीं से पहले, ये दोनों ऑप्शन कट गए। ऐसे ही आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल बेकार है, जिसको हम अलग करें पहले। भाई सबसे पहले ताकत कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, यहाँ इन दोनों में ए का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ इन दोनों में ए का काम कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसका मतलब पक्की बात ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों से स्ट्रांग है, तो यानी ये दोनों रेस से बाहर हो गए पहले। अब लड़ाई यहाँ पे, बराबर। देखो अब यहाँ पे भी क्या है, ये भी ए, ये भी ए, फंस गया सर। यहाँ भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ भी ऑक्सीजन सेम है। अब क्या करें, अब तो काम बी से चलना होगा, ठीक है। अब ए से आपका डिसीजन नहीं हो पाएगा, ए तो सेम हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, मेरी बात सुनो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं कारण ही बताऊंगा, परेशान मत हो, रटो। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ए सेम हो जाए, अब आपको डिसीजन लेना है कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है।
तो अब आपको बी से आंसर करना होगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जहां पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक। अरे स्ट्रेंथ ना उल्टा, ठीक है। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा। अच्छा बताइए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब बात आती है सर क्यों, बराबर मन में चल रहा होगा कि क्यों ऐसा क्यों हो गया, याद कर ले, नहीं याद। देखो समझो, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा AH, यहाँ डेल्टा प्लस, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, शेयरिंग हो रही है, बराबर। अब बात आती है कि अगर सोचो मैं बोला कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव ए सेम हो गया ना बेटा, अब ए से डिसीजन नहीं ले सकते, अब बी से लेना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, जहां बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बी यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। बी यहाँ क्या है? ठीक है, नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन इधर ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? बी की, ऑक्सीजन की। तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। हमने क्या पूछा है? ज्यादा वाला स्ट्रेंथ, यही होगा ना। अब बात है रीजन क्यों, चलो AHB। अच्छा ये बताइए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मैंने बोला ये अच्छा वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, क्यों? रीजन क्या है? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भूखा है वो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? कहेगा हाइड्रोजन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को मैं खींचूंगा। बताओ हाइड्रोजन बेचारा खुद गरीब, ठीक है, उसके प्लस चार्ज है, वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन का भूखा, भाई तुम मुझे दे दो, मैं तो आया था कि तुम शेयर करोगे मेरे साथ, और तुम कह रहे हो मैं ही खींचूंगा तुम्हारा, और मेरे पास है क्या, मैं क्या दूं? डेल्टा प्लस, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बी का, तो बी क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है? ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसको प्रॉब्लम में डालेगा ना ये, भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम खींचने पे आए हो, देना हो देके जाओ, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है? कम, तो वो ये काम कम करेगा, तो हाइड्रोजन सेफ फील करेगा और ये स्ट्रांग होगा। समझा? ये रीजन होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। रीजन समझ में आया अच्छे से? मिटा दूं? लिख रहे हो क्या? सब है, नोट्स में लिखा है। हाँ रीजन जो नहीं लिखा मैंने इतना डिटेल में, सब समझाया। आइए साहब, अब आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए साहब हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा दो प्रकार के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो टाइप है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर। अपनी राइटिंग से त्रस्त हो गए ना, गंदा पढ़ाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। राइटिंग देखो मैं मेरे अंदर केमिस्ट्री निकलेगी, पता चला मैं सिर्फ सुंदर सुंदर लिख रहा हूं, समझा नहीं रहा, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इतना समय नहीं रहता। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रा, देखो होता क्या है इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या? जैसे अपन लोग इंटर कॉलेज फेस्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, उसको क्या बोलते हैं? इंटर कॉलेज कंपटीशन। और एक ही कॉलेज के बच्चों में हो रहा है तो इंट्रा कॉलेज कंपटीशन। बस समझ में आ गया अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर में क्या है कि अगर इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, कम से कम दो मॉलिक्यूल चाहिए तभी इंटर होगा। इंट्रा में क्या, जैसे मैं अकेला हूं, मैं ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना खड़ा हो गया, ये हो गया इंट्रा मॉलिक्यूल। बात समझे ना? मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मेरे अंदर ही बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे फील लेना है, ये देखो थोड़ा सा इंट्रा समझा तो मजा आएगा। जैसे मैंने लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल AHB, क्या ये एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बना क्या? तो ये इंट्रा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, देखो ऐसे हाथ पास खड़ा हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना है। और अगर मैं अभी देखो ये बनाया था HF, यहाँ बिटवीन द मॉलिक्यूल बना था, याद आया? जिसको इंटर मॉलिक्यूलर हो गया, खत्म। समझा? तो अगर बिटवीन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसे क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रा मॉलिक्यूल। अब डिटेल करें,
डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, परेशान मत होना, तो डेफिनेशन याद करके जाओ। समय हो गया ना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, थोड़ा मैं आलसी हूं बेटा, हाइड्रोजन को सिर्फ H लिख के आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल। अभी समझ में आ गया होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल का मतलब। हाँ। अब चलो, बिटवीन द मॉलिक्यूल का मतलब ये भी नहीं होता कि HF ही हो सकता है HF और वाटर के बीच में भी हो, मतलब वो दो मॉलिक्यूल कम से कम चाहिए, वो दो मॉलिक्यूल सेम नेचर के भी हो सकते हैं, डिफरेंट नेचर के। ऐसा नहीं है कि HF में इंटरमॉलिक्यूलर, मैं बोलूं HF और वाटर में, सर ये तो पढ़ा ही नहीं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर ही होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने HF लिया बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, अब प्लस माइनस नहीं लिखूंगा चलेगा ना, अब तुम समझदार हो, AHB, ठीक है, ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे वाटर ले लिया, ये अगले वाटर के साथ भी इंटरमॉलिक्यूलर करेगा, AHB, हाँ ये सेम है ना, सेम ही तो है ना, मतलब ऐसा तो नहीं एक ही मॉलिक्यूल है, एक से अधिक मॉलिक्यूल है ना, बिटवीन द मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर। अमोनिया भी दिखाया ही था, हाँ, लेकिन ये भी देख लो, ऐसा नहीं है कि मतलब मॉलिक्यूल दोनों सेम हो जाए। अल्कोहल ले लिया, दारू, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया वाटर, नमकीन, ठीक है, समझो नमकीन, यही लोग हैं जो फ्यूचर में दिखा बार में मिलेंगे, समझो। अब इधर देखो, तो ये अल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया। अच्छा बताओ, बहुत ध्यान समझना, AHB बन गया क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी इंटरमॉलिक्यूलर है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब ये नहीं है कि सेम टाइप के ही मॉलिक्यूल रखे जाएं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में भी अगर बॉन्डिंग हो रही है तो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, यानी बिटवीन द मॉलिक्यूल होना चाहिए, कम से कम दो मॉलिक्यूल तो चाहिए, जबकि इंट्रा में क्या चाहिए, केवल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर बॉन्डिंग हो जाए। अब इसके कितने एप्लीकेशंस हैं वो सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, चलो बाय बाय। नेक्स्ट क्या है, अभी शाम को मिलने वाले ना।